हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही बार पूछा जाता है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये डिजीज़ है जो आपके हर अल्टरनेटिव ईयर के अंदर पूछी जाती है। और इवन देट ये डिजीज़ आपके है ना बड़े क्वेश्चंस के रूप में भी आ सकती है और छोटे क्वेश्चंस के रूप में भी आ सकती है। तो सबसे पहले अपन अगर बात करें तो डिजीज़ का नाम है आपका हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये डिजीज हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के नाम से भी आ सकती है या फिर पाइलोरिक स्टेनोसिस के नाम से भी आ सकती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन जानते हैं इस डिजीज में होता क्या है। ठीक है, अगर आप डिजीज का अच्छे से अगर नाम पढ़ोगे तो नाम के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, इस डिजीज का नाम है आपका हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक और स्टेनोसिस। अब अगर अपन बात करें सबसे पहले हाइपरट्रोपिक, हाइपरट्रोपिक क्या होता है? तो आपने पैथोलॉजी के अंदर दो टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी। क्या क्या? एक तो आपने पढ़ी होगी हाइपरट्रोपी, एक आपने पढ़ी होगी हाइपरप्लेसिया। ठीक है, अगर अपन हाइपरप्लेसिया की बात करें तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होना क्या कहलाता है? आपका हाइपरप्लेसिया कहलाता है। जबकि अगर अपन हाइपरट्रोपी की बात करें तो हाइपरट्रोपी में क्या होता है, जो सेल होती है, सेल का क्या हो जाता है, नंबर भी बढ़ जाता है और उसका साइज भी बढ़ जाता है। वो कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? हाइपरट्रोपी कहलाती है। जबकि अगर हाइपरप्लेसिया की अगर अपन बात करें तो हाइपरप्लेसिया में ओनली सेल की साइज बढ़ती है। ठीक है, अगर अपन नेक्स्ट बात करें पाइलोरिक, पाइलोरिक का मतलब क्या हो गया? पाइलोरिक, पाइलोरिक आपके जीआई ट्रैक का एक पार्ट होता है। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस के बाद में अगर अपन बात करें तो ये है आपका स्टोमक। ठीक है, स्टोमक के अंदर सबसे पहला आपका पार्ट है, वो आपका पार्ट है ये कार्डियक। ठीक है, यहाँ पर आपके कार्डियक स्पिंचर होते हैं। ठीक है, डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो। ये आपके कार्डियक पार्ट हो गया, इसके बाद में ये आपका हो गया बॉडी। ठीक है, और इधर आपकी अगर बन बात करें तो ये हो गया आपके फंडस। ठीक है, ये आपका फंडस हो गया है। फिर ये आपका कार्डिया, ये आपका बॉडी हो गया स्टोमक का। और जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जस्ट अटैच वाला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट आपका कौन सा है? पाइलोरिक। ठीक है, पाइलोरिक पार्ट किसका? आपका स्टोमक का। ठीक है, तो स्टोमक के जो मतलब जो आपका लास्ट वाला पार्ट है वो आपका क्या है? पाइलोरस। ठीक है, तो हाइपरट्रोपी हो गई है किसके अंदर? पाइलोरिक पार्ट के अंदर। किसकी वजह से? स्टेनोसिस के कारण। ठीक है, अगर अपन स्टेनोसिस की बात करें तो स्टेनोसिस मतलब क्या हो जाना? नैरोइंग, नैरोइंग हो जाना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? नैरोइंग हो जाएगा। ठीक है, हाइपरट्रोपी होने के कारण पाइलोरिस में क्या हो गया? हाइपरट्रोपी हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया? आपका स्टेनोसिस हो गया। तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस कहलाती है। ठीक है, अगर अपन इसके डेफिनेशन या फिर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें डिजीज के, तो ये क्या हो गया? इन दिस कंडीशन हाइपरट्रोफी अकर इन द सर्कुलर मसल फाइबर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपका क्या हो गया है? स्टोमक हो गया है। और ठीक है, ये आपका क्या हो गया है? हाइपरट्रोफी हो गई है। ठीक है, मतलब सेल की साइज बढ़ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया है? इन दिस कंडीशन हाइपरट्रोफी अकर इन द सर्कुलर मसल फाइबर, जो आपका ये सर्कुलर मसल फाइबर है। ठीक है, अगर अपन अब बात करें किसकी? पूरे आपके जीआई ट्रैक की, इसोफेगस से लेके आपका लार्ज इंटेस्टाइन तक, आपकी बॉडी के अंदर जितना भी आपका जीआई ट्रैक्ट है, तो जीआई ट्रैक्ट के सबसे इनर पार्ट होता है, वो आपकी कौन सी मसल्स होती है? सर्कुलर मसल्स होती है। ठीक है, तो उस जो सर्कुलर मसल्स के अंदर क्या हो जाएगी? हाइपरट्रोफी अकर हो जाएगी किसके अंदर? सर्कुलर मसल्स के फाइबर के अंदर ऑफ द पाइलोरिक पार्ट। यहाँ पर पूरे स्टोमक में नहीं होगी, नोट आपके इसोफेगस में होगी, और ना ही आपके स्टोमक में होगी, ना ही स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी, ना ही लार्ज इंटेस्टाइन में होगी। सिर्फ और सिर्फ कहां पर होगी? स्टोमक के जो एंड पार्ट है ना आपका पाइलोरिक पाइलोस पार्ट, वहीं पर होगी क्या? आपकी हाइपरट्रोफी। ठीक है, तो हाइपरट्रोफी अकर इन द सर्कुलर मसल फाइबर ऑफ द पाइलोरस पार्ट। जो ये आपका पाइलोरस पार्ट है वहां पर क्या हो गया? हाइपरट्रोफी हो गई है। ओके, ऑफ द स्टोमक, स्टोमक का पार्ट है जो मैंने बता दिया आपको। इट कोजेस, अब ये क्या करेगा? हाइपरट्रोफी होने की वजह से क्या होगा? इट कोजेस नैरोइंग ऑफ द पाइलोरस। जो ये आपका पाइलोरस है, जैसे कि अगर अपन नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल आपका ये होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो आपका ये स्टोमक का ये जो साइज है ये नॉर्मल ये होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया है? आपके हाइपरट्रोफी हो गई है। तो हाइपरट्रोफी होने की वजह से क्या हो गया यहाँ पर? जो कि आपका पार्ट मतलब स्ट्रेट होना चाहिए या फिर आपका नॉर्मल साइज होनी चाहिए, नॉर्मल साइज की जगह पर आपके क्या हो गया? हाइपरट्रोफी हो गई है। तो जो आपकी कैनाल है, ठीक है, ये
कैनाल है वो क्या हो जाएगी, नैरोइंग हो जाएगी। ठीक है, तो नैरोइंग ऑफ द पाइलोरस, ये आपकी कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस कहलाती है। दिस कंडीशन कैन बी कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। तो अगर अपन ये बात करें कि ये डिजीज कैसे हो सकती है, ठीक है, तो ये डिजीज आपकी कंजेनाइटल भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है, मतलब आफ्टर बर्थ भी हो सकती है, और जब बच्चा माँ के पेट में होता है, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये कंडीशन कोज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एटियोलॉजी। ठीक है, अगर अपन इसके एटियोलॉजी की बात करें तो इसका एग्जैक्ट कोज अननोन है। ठीक है, मतलब अगर अपन कोज की बात करें तो इसका एग्जैक्ट कोज अननोन है, लेकिन कुछ एक रिस्क फैक्टर है जो क्या करते हैं, हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या फिर इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका जो रिस्क फैक्टर है, तो सबसे पहले अपना रिस्क फैक्टर है मदर रिसीव्ड इरिथ्रोमाइसिन, मतलब मदर ने क्या किया, रिसीव्ड किए इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन ड्यूरिंग लास्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर मदर ने क्या किया, इरिथ्रोमाइसिन रिसीव किए। तो इरिथ्रोमाइसिन क्या होती है, ऐसी ड्रग होती है जो आपके क्या करती है, प्लेसेंटल बैरियर को क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है, और वो बच्चे के अंदर क्या कर सकती है, हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस कोज कर सकती है। किसकी वजह से, एरिथ्रोमाइसिन की वजह से। ठीक है, इसके अलावा अगर चाइल्ड ने भी रिसीव की है दिस डेज ड्यूरिंग नियोनेटल लाइफ, अगर बच्चे ने जैसे आफ्टर डिलीवरी बच्चे को भी अगर इरिथ्रोमाइसिन से एक्सपोज किया है, ठीक है, मतलब बच्चे ने अगर इरिथ्रोमाइसिन ली है तो वो भी क्या कर सकती है, बच्चे के अंदर हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस कर सकती है। तो ये इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिस्क फैक्टर है। ठीक है, अगर अपन इसके एटियोलॉजी की बात करें तो अननोन है, और रिस्क फैक्टर इसका क्या है, इरिथ्रोमाइसिन। अब अगर अपन नेक्स्ट इसकी बात करें असेसमेंट फाइंडिंग, असेसमेंट फाइंडिंग मतलब कि बच्चे के अंदर हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस होने की वजह से ऐसे कौन कौन से साइन और सिम्टम्स हैं जो बच्चे के अंदर या आपके चाइल्ड के अंदर शो होंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें असेसमेंट फाइंडिंग की, रिगर्जिटेशन। अब आप रिगर्जिटेशन का मतलब तो जानते होंगे, रिगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है, बैक फ्लो। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि बैक फ्लो क्यों होता है और कैसे होता है, तो वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपने, ये आपका क्या है, स्टोमक है। ठीक है, यहाँ पर आपके क्या हो रखा है, पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, अगर अपन बात करें तो जो है आपका स्टोमक है, स्टोमक क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। कब, जब स्टोमक के अंदर फूड जाता है। ठीक है, जैसे ही फूड गया स्टोमक के अंदर, ठीक है, तो स्टोमक के अंदर जैसे ही फूड गया तो स्टोमक ने क्या किया, हाईली कॉन्ट्रैक्टेड किया है। ठीक है, बहुत कॉन्ट्रैक्टेड किया है। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्टेड करेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड करेगा तो इसका जो स्टोमक में जो पार्ट है, ठीक है, फूड पार्टिकल है, वो जाने कहाँ चाहिए थे, अपने आगे जाने चाहिए थे, लेकिन आगे का रास्ता क्या है, नैरो है। ठीक है, तो जितना जाना चाहिए था उतना नहीं जाएगा, लेकिन स्टोमक तो उसी पर जैसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था अभी भी उतना ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसको मतलब कि पाइलोरस पार्ट से कोई भी मतलब नहीं है, ये तो पहले भी उतना ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था अभी भी उतना ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो स्टोमक अपना क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जाना कहाँ चाहिए था, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाना चाहिए, क्या, आपका फूड पार्टिकल, लेकिन यहाँ पर आपका जो पाइलोरस पार्ट है वो क्या हो रखा है, नैरो हो रखा है। तो जो फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल क्या करेंगे, वापस क्या करेंगे, बैक फ्लो होंगे। ठीक है, तो फूड पार्टिकल का बैक फ्लो होना क्या कहलाता है, आपका रिगर्जिटेशन कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि रिगर्जिटेशन का मतलब क्या है। नेक्स्ट अपन इसके बात करें असेसमेंट फाइंडिंग की, तो नेक्स्ट आपका असेसमेंट फाइंडिंग है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। ठीक है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग का भी सेम टू सेम इसका प्रिंसिपल यही है। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग का मतलब समझते हैं सबसे पहले कि अपन प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती क्या है। प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या हो गया, आपका फोर्सफुल। ठीक है, वोमिटिंग मतलब वोमिट होना। ठीक है, मतलब जो आपका बच्चा है, बच्चे को क्या होगी या फिर चाइल्ड को क्या होगी, फोर्सफुल वोमिटिंग होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि वोमिटिंग तो वैसे ही हो सकती है, फोर्सफुल क्यों होगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी वोमिटिंग है वो प्रोजेक्टाइल ही क्यों होती है। ठीक है, अगर अपन बात करें डिजीज के अंदर, एकमात्र ऐसी डिजीज होती है पाइलोरिक स्टेनोसिस जिसके अंदर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्यों होती है, जैसा कि अपन ने देखा है क्या कि ये आपका क्या था, स्टोमक, और ये आपका पाइलोरस पार्ट है। ठीक है, अब पाइलोरस पार्ट में क्या हो रखा है, आपका स्टेनोसिस हो रखा है। ओके, अब स्टोमक क्या कर रहा है, हाईली कॉन्ट्रैक्टेड कर रहा है। ठीक है, स्टोमक क्या कर रहा है, हाईली कॉन्ट्रैक्टेड कर रहा है, जितना इसको कॉन्ट्रैक्टेड करना चाहिए उतना कॉन्ट्रैक्टेड कर रहा है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्टेड कर रहा है तो पार्ट कहाँ जाना चाहिए था, आपका फूड पार्टिकल कहाँ जाना चाहिए था, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर।
लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले आप जो आपका पाइलोरस पार्ट है वो क्या है, नैरो है, ठीक है। तो नैरो होने की वजह से आपका फूड पार्टिकल क्या करेगा, फोर्सफुली, मतलब फोर्सफुली क्या होगा, बाहर एक्सपेल होगा। तो उसी को अपन क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहते हैं, ठीक है। ड्यू टू स्टोमक मसल हाईली, ठीक है, जो जो आपकी स्टोमक मसल्स होती है ना, हाईली सर्कुलर मूवमेंट करती है, ठीक है। ये क्या करती है, पूरी इसके चारों तरफ से कॉन्ट्रैक्टेड करेगी, तो वो सर्कुलर मतलब हाईली सर्कुलर मूवमेंट करती है, ठीक है। टू पास स्टोमक कंटेंट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, वो क्या करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड पार्टिकल को भेजने की कोशिश करेगी। बट कंटेंट बैक फ्लो, अब बैक फ्लो क्यों होगा वो आपको समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या हो रखा है, स्टेनोसिस हो रखा है, तो कंटेंट क्या करेंगे, बैक फ्लो होंगे, उसी की वजह से क्या हो गया, आपको फोर्सफुल वोमिटिंग होगी। तो ये है इसके मेन साइन और सिम्टम्स। इसके अलावा आप असेसमेंट फाइंडिंग के अंदर और कुछ भी जोड़ सकते हो, जैसे बच्चे को नोजिया वगैरह हो गया है, ठीक है। तो ये इसके मेन असेसमेंट फाइंडिंग रिगर्जिटेशन होगा और आपके इसके प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करें, अब ये डिजीज हो गई है किसी बच्चे को, ठीक है, तो ये डिजीज हो गई है, तो इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि यार कुछ टेबलेट वगैरह दे देंगे ताकि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर अपन बात करें, पाइलोरिक स्टेनोसिस का कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अब मेडिकल मैनेजमेट क्यों उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको सर्जरी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि पाइलोरिक स्टेनोसिस को मतलब ऐसा आप कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट नहीं करवा सकते हो जिसकी वजह से आपका जो स्टेनोसिस या नैरोइंग पार्ट है वो क्या हो जाए, डायलेट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर अपन सर्जरी की बात करें तो सर्जरी में क्या करते हैं अपन, सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या क्या करते हैं अपन, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन अब बात करें, सबसे पहले आपका क्या हो गया, पाइलेरोक्टोमी, ठीक है। पाइलेरोक्टोमी क्या हो गया, जो अभी आपका ये, ठीक है, ये आपका क्या है, स्टेनोसिस ऑफ पाइलोरस, मतलब नैरोइंग हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पाइलोरोमायोटोमी इज डन, ठीक है। इसको अपन इस सर्जरी को किस नाम से जानते हैं, फ्रेडेट रामस्टन प्रोसीजर के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, इन दिस सर्जरी ओपनिंग इज क्रिएटेड, ओपनिंग क्रिएटेड करते हैं इन द मस्कुलर लेयर ऑफ द पाइलोरस, जो आपकी ये पाइलोरस की मस्कुलर लेयर होती है उसमें क्या करते हैं, ओपनिंग क्रिएटेड करते हैं। और यहाँ पर आपके मतलब जो ये स्टेनोसिस हो रखी थी इसको क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, ठीक है। या फिर अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, छल्ला वगैरह वो हो सकता है, वो भी डाल सकते हैं, ताकि जो आपका फ्लो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूसली होगा, ठीक है। तो ये इसका सर्जिकल मैनेजमेंट, इसके अंदर क्या करेंगे अपन, पाइलेरोमायोटोमी करेंगे, ठीक है। पाइलेरोमायोटोमी को आल्सो नोन एज फ्रेडेट रामस्टेड प्रोसीजर के नाम से भी जानते हैं अपन। इसके अलावा अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, कि आपको पाइलेरोमायोटोमी हो गया है, ठीक है, मतलब हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गया है, उसमें आपने कौन सी सर्जरी की है, पाइलेरोमायोटोमी की है, ठीक है। अब पाइलेरोमायोटोमी करने के बाद में एक नर्स के तौर पे या फिर आपको नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो वो हो गया आपका मॉनिटर वाइटल साइन, वाइटल साइन को आपको मॉनिटर करना होगा, ठीक है। इसके अलावा मेंटेन हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मेंटेन रखना पड़ेगा। मॉनिटर द सर्जिकल साइट फॉर द साइट ऑफ साइन ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि आपको क्या करना है, जो भी आपकी सर्जरी हुई है, मतलब यहाँ पर आपकी सर्जरी हुई है एब्डोमिनल को खोल के, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो सर्जरी हुई है, सर्जरी पे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन के कुछ साइन दिख सकते हैं। अब साइन क्या क्या दिख सकते हैं, साइन सबसे पहले अगर अपन बात करें तो वहां पर क्या हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी। जो भी आप जहां पर आपके सर्जिकल प्रोसीजर किया है वहां पर क्या हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। रेडनेस लोकलाइजेशन होगी, ठीक है, मतलब जहां पर आपका कट लगाया ना वहीं पर होगी रेडनेस, ठीक है। वार्मथ हो सकता है। इसके अलावा वहां पर क्या हो सकता है, पस का फॉर्मेशन हो सकता है, फीवर हो सकता है, और जो आपकी WBC काउंट है वो क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। मतलब इन्फेक्शन होगा तो WBC तो बढ़ेगी बढ़ेगी ऑब्वियसली है, ठीक है। तो इसके अलावा ये क्या हो गया, आपका नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया। इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन नेक्स्ट अपन बात करें तो ओरल फीडिंग कैन बी स्टार्टेड विद इन 6 to 12 आवर आफ्टर सर्जरी, मतलब सर्जरी कौन सी की आपने, पाइलेरोमायोटोमी, ठीक है, या फिर रामस्टेड प्रोसीजर किया है, ठीक है। तो रामस्टेड प्रोसीजर के करने के बाद में अपन ओरल फीडिंग मतलब माँ को या फिर अपन मदर्स को ये नहीं बोलेंगे कि इसको हाथों हाथ का करो, आप ओरल फीडिंग कराओ या फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराओ। तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कब सजेस्ट करेंगे, मतलब जैसे ही सर्जरी हुई है, सर्जरी के 6 से 12 घंटे के बाद में अपन क्या करेंगे, मदर को सजेस्ट करेंगे कि इसको अब आप क्या कर सकते हो, ओरल फीडिंग स्टार्ट कर सकते हो या फिर ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह स्टार्ट करवा सकते हो।
अब 6 से 12 घंटे का गैप क्यों लेते हैं? क्योंकि जो आपकी पाइलोरोमायोटोमी हुई है, ठीक है, जो रामस्टेड प्रोसीजर हुआ है उसको क्या करना, हील होने में इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको ओरल फीडिंग कैन बी स्टार्टेड विद इन 6 to 12 आवर आफ्टर सर्जरी, ठीक है। इनिशियल में अपन क्या करते हैं, क्लियर लिक्विड डाइट शुड बी प्रोवाइडेड। अब शुरुआत में बच्चे को जैसे ही अपने मतलब 6 से 12 घंटे हुए तो सबसे पहले आप क्या दोगे, क्लियर लिक्विड डाइट दोगे, ठीक है। सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे को दलिया खिला दिया है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करवा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि अपन डायरेक्ट बच्चे को खाना वगैरह भी तो खिला सकते हैं, क्योंकि 6 से 12 घंटे हो गए, ठीक है। तो 6 से 12 घंटे तो हो गए हैं, लेकिन अभी आपकी सर्जरी हो सकता है थोड़ी बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई है, ठीक है। तो पेट के कंटेंट मतलब जो फूड पार्टिकल है वो स्टोमक में आए, ठीक है। स्टोमक में आने के बाद में अभी भी आपका जो पाथवे है, ठीक है, अभी भी अगर पाथवे आपका नेरो है, तो नेरो है तो वो पार्टिकल वापस क्या करेंगे, रिगर्जिटेशन करेंगे। तो रिगर्जिटेशन, जैसे रिगर्जिटेशन करेंगे तो वो क्या करेंगे, जो आपके पार्ट है वो वापस क्या आएंगे, बैक फ्लो होंगे। तो बैक फ्लो होने की वजह से क्या हो सकता है, आपके ट्रेकिया के अंदर जा सकते हैं, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ एस्पिरेशन का रिस्क बहुत ही ज्यादा इंक्रीजेस हो सकता है। तो उसी की वजह से या फिर उसी को ध्यान में रखते हुए अपन क्या करेंगे, इनिशियली मतलब अपन पहले देखेंगे क्लियर लिक्विड, क्लियर डाइट देंगे, जैसे पानी हो गया, नींबू पानी वगैरह हो गया। तो अपन क्लियर डाइट देंगे ताकि वो अगर बैक फ्लो भी हो गए या फिर एस्पिरेशन भी होगा तो उसका मतलब चांसेस कम होता है, ठीक है। लेकिन अगर सर्जरी के 6 से 12 घंटे के बाद में अपन क्या देते हैं, पहले क्लियर लिक्विड डाइट देते हैं, फिर बच्चे को आप क्या कर सकते हो, फूड पार्टिकल वगैरह या फिर मिल्क वगैरह प्रोवाइड करा सकते हो। तो ये था हमारा पूरा वीडियो, जिसके अंदर अपन ने डिस्कस किया है कि हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस डिजीज क्या होती है, मतलब एक डिजीज होती है, डिजीज के अंदर क्या क्या कंडीशन होती है, और इस डिजीज के अंदर इसका सबसे मेन साइन और सिम्टम्स या असेसमेंट फाइंडेंट की अपन बात करें तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आप जरूर याद रखना, क्योंकि ये आपके एमसीक्यू के अंदर भी पूछ सकता है, शॉर्ट नोट्स में भी पूछ सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सर्जरी का नाम भी याद रखना आप, इसकी सर्जरी को क्या बोलते हैं, और जो आपकी सर्जरी है पाइलोरोमायोटोमी, पाइलोरोमायोटोमी का दूसरा नाम क्या था आपका, रामस्टेड प्रोसीजर, ठीक है, फ्रेडेट रामस्टेड प्रोसीजर, ठीक है। तो इसको इस नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अपन ने नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या किया है, इसके अलावा अपन ने इसका एग्जैक्ट कॉज अननोन है, इसके अलावा जो आपका रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर में अपन ने बात की है इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन ऐसी ड्रग होती है जो पाइलोरिक स्टेनोसिस को मतलब कि इसको बढ़ाती है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो, जिसके अंदर अपन ने कंप्लीटली इस डिजीज के बारे में बात की है। अगर आपको इस डिजीज से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी या फिर कोई भी आपको इस डिजीज से रिलेटेड कोई भी चीज की जानकारी प्राप्त करनी हो तो कमेंट में आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू गाइस।